कि हमारे शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। हमारे शरीर और मन को जोड़ने के बीच की कड़ी केवल प्राण है। प्राण के न रहने पर यह शरीर मृतक हो जाता है और मन पंच तत्वों में, उस पंच महाभूत में अर्थात उस ब्रह्मांडी ऊर्जा में विलुप्त हो जाता है। मन का मनोरंजन इंद्रियों के द्वारा होता है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, लिंगेंद्रिय, इनके गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण से इन इंद्रियों के माध्यम से मन का मनोरंजन होता है। परंतु यदि हमने मन का संस्कार नहीं किया तो मन कभी सदैव खुश नहीं रहता है। इसलिए मन का संस्कार आवश्यक है। हमारे मन में भय भी कभी कभी पैदा होता है। भय मन के साथ, इसका जन्मों जन्मों का साथ है। यह उसके संस्कार न होने के कारण है। अभिलाषित वस्तु न मिलने से मन को दुख होता है, अर्थात मन कभी कभी घायल भी हो जाता है जब उसको उसकी अभिप्सित या मनचाही वस्तु नहीं मिलती है। यह ज्ञानहीनता की पराकाष्ठा है। ज्ञान हमने कहीं से लिया नहीं, हमने मन का संस्कार किया नहीं, मन को उचित बोध करवाया नहीं, तो मन थोड़ी देर में सुखी, थोड़ी देर में दुखी। कोई चीज मिल गई क्षणिक सुख, और कोई चीज नहीं मिली या खो गई उससे दुखी हो जाता है। तो ये अज्ञान ही आपके दुख का कारण है। आप जैसे वातावरण में रहते हैं, वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही दशा आपको प्रिय है। उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप उससे कभी उबर नहीं सकते हैं। भय, तनाव, शोक, क्रोध, ये जब हमारे विकार तीव्रता पकड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने लगती है। और इस जहरीली गैस के बढ़ने का प्रभाव ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, हमारी चेतना कमजोर होने लगती है, हमारा मस्तिष्क तंत्र स्लो होने लगता है, हमारी स्मरण शक्ति, इंटेलिजेंस कम होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी में न्यूरॉन्स कमी आने लगती है, और ये न्यूरॉन्स ही तमाम तरह की स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। डर या भय में जब हमारी श्वास तेज चलने लगती है तो श्वास रुक कर चलती है। इससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा एड्रिनल ग्लैंड से अधिक स्रावित होने लगती है, और ये कॉर्टिसोल हमारे आर्टरीज में रुकावट पैदा करता है, ब्लॉकेज की जैसी स्थिति पैदा करता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहिए कि कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक बढ़ जाने से ब्लॉक्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहिए कि हमारे हृदय, मस्तिष्क, पैंक्रियाज, लीवर, गुर्दे में कहीं भी ये ब्लॉकेज हो सकते हैं, ये गांठें बन सकती हैं। कमजोर धमनी के कारण मृत्यु भी संभव हो सकता है। मन के गति के साथ शरीर को मैच करना पड़ता है। अगर मन की गति के साथ शरीर ने मैच न किया तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां, अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए श्वास की गति मन को प्रभावित करती है, और जब श्वास की गति मन को प्रभावित करेगी तो मन हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, जिसके कारण पहले तो हमारा मन रोगी बनता है, मस्तिष्क पर उसका असर जाता है। जब मन या तो रोगी बनेगा तो आपको तमाम तरह की व्याधियां पैदा करेगा, तमाम तरह के रोग पैदा करेगा। अगर मन योगी बन गया तो आपको ऊपर उठाता चला जाएगा, आपका उत्कर्ष होता चला जाएगा, आप जीवन में चारों तरफ खुशहाली और हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। भावनाओं का स्तर आपकी सांसों को बदल देता है, और जब सांसें बदलेंगी तो सारा तंत्र आपका बदल जाएगा। यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब भी हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो प्राणायाम करने के लिए हमारे बैठने की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। हमारे नितंब जमीन पर दोनों बराबर हैं कि नहीं, हमारे घुटने दोनों बराबर स्तर पे हैं कि नहीं, हमारे कंधे हमारे नितंबों की सीध में हैं कि नहीं। ये एक तराजू है, हमारा सिर तराजू की वो नोक है जो बैलेंस करता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अपने शरीर को तराजू की तरह बैलेंस करना पड़ेगा। हमारा शरीर न एक इधर झुका हो, न उधर झुका हो, न आगे झुका हो, न पीछे की तरफ हो, सम स्थिति में हो। तो जब सम स्थिति में होगा तो प्राणायाम ज़्यादा सदेगा। प्राणायाम साधने के लिए जब हमारा शरीर सम होता है तो हमारा डायफ्राम ठीक मात्रा में खुलता है। डायफ्राम जब सिकुड़ता है तो हवा
ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेशर दे करके निकलती है, अर्थात रेचन होता है। और जब डायफ्राम खुलता है तो वो वायु को खींचता है अपनी तरफ, अर्थात पूरक होता है, इनहेल होता है। तो इस तरह से इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया, पूरक और रेचक की क्रिया प्राणायाम करते समय हमारे डायफ्राम के ठीक तरह से खुलने और बंद होने की स्थिति में प्रभावी होता है। तो डायफ्राम ठीक तो तब खुलेगा जब हमारी बैठने की स्थिति ठीक होगी। तो प्राणायाम करते समय सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे दोनों नितंब समान रूप से, हमारा शरीर का भार किसी एक नितंब पर जोर से नहीं पड़ रहा है, और हमारे दोनों घुटने समान रूप से, हमारे कंधे नितंबों की सीध में, हमारी रीढ़, मेरुदंड और हमारा मस्तिष्क, गर्दन बिल्कुल सीधे हैं, सीना खुला हुआ है। तो यह बैठने की स्थिति है। बैठने की स्थिति को बिल्कुल तराजू के समान बैलेंस रखिए, इसका कांटा इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल सम। हमारी गर्दन और ये मस्तिष्क का कांटा है तराजू का, जो ये बैलेंस बताता है कि तराजू अब सम रूप में है। तो इसी तरह से जब अपने को बैलेंस करके हम प्राणायाम करने बैठेंगे तो प्राणायाम सधेगा, और जब प्राणायाम सधेगा तो सांसों की गति सम होगी, और जब सांसों की गति सम होगी तो इससे हमारी भावनाओं पर नियंत्रण होगा, और जब भावनाओं पर नियंत्रण होगा तो सांसें लगातार सम बनी रहेंगी। हमारा मन और मस्तिष्क ये नियंत्रित होगा, और जब मन और मस्तिष्क नियंत्रित होगा तो हमारा शरीर पर नियंत्रण होगा, और जब शरीर पर नियंत्रण होगा तो हम तमाम तरह के स्थितियों परिस्थितियों के अपने अनुकूल बनाने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब मन और शरीर का योग होता है, मेल होता है, मन योगी बनता है, तो हमारे तमाम तरह की आदियाँ व्याधियाँ, संकट, आसन, स्थितियों को, परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बना लेता है। और जब मन रोगी होता है तो वही चीज़ें हमारी विपरीत होती चली जाती हैं। इस समय, स्थिति, परिस्थिति, शरीर की आदियाँ व्याधियाँ सब हमारी विपरीत होती चली जाती हैं, और हमारा मन बड़ा दुखी रहने लगता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे समझाने का मतलब ये है कि हम प्राणायाम करें तो प्राणायाम करने के पहले हम अपनी शरीर की स्थिति को देखें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जमीन पर बैठ करके प्राणायाम किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण रोधी आसन डालें, कम्बल का आसन डालें, सूती आसन भी डालें, तो मोटा आसन डालें जिसको हमको थोड़ी देर बैठने में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से अगर उम्र अधिक है, हम रोगी हैं, तो कुर्सी पर या तख्त पर भी बैठ करके कर सकते हैं, परंतु प्राणायाम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति धरती पर बैठ करके ही है। क्योंकि इससे गुरुत्वाकर्षण के, जब हम प्राणायाम करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से खिंचाव पैदा होता है हमारे संपूर्ण तंत्रों पर, तंत्रिका तंत्र पर। तो उस खिंचाव के कारण जो वैक्यूम क्रिएट होता है, इस वैक्यूम से ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर के न्यूरॉन्स सक्रिय होने लगते हैं, पॉजिटिव बन करके वो संपूर्ण सेल्स को एक अच्छा संदेश देते हैं, जिससे सेल्स तमाम तरह के प्रोटीन, हार्मोन्स का निर्माण करके हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप पोषण आपूर्ति करता है, और हमारा शरीर स्वस्थ, निर्मल, सबल, सक्षम और उत्तमोत्तम स्थिति में पहुंचता चला जाता है। हमारे डायफ्राम के खुलने से हवा अंदर जाती है, इनहेल होता है, और डायफ्राम के बंद होने से हवा बाहर जाती है, अर्थात एक्सहेल होता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे छाता खुलने के लिए स्पेस चाहिए, वैसे ही डायफ्राम को खुलने के लिए भी स्पेस चाहिए। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी करते ही हमारा लंबर एरिया, जो रीढ़ के निचले भाग से थोड़ा ऊपर होता है, मजबूत करने के लिए आपको जानु, शीर्षासन और भुजंगासन आदि करना चाहिए। शरीर को तराजू की तरह बनाएं, तो इसको तराजू की तरह बैलेंस बनाने के लिए आपको सूर्य नमस्कार की स्थिति अपनानी चाहिए, ये आप योगाभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर एक बात ये समझें, प्राणायाम के पूर्व हमको आसन और नाड़ी शोधन का पूर्ण अभ्यास करना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका में द्वितीय उपदेश के प्रथम श्लोक में कहा भी गया, यथासने दृढ़ योगी वशी हित मितासना गुरूपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेते, अर्थात आसनों का दृढ़ अभ्यास हो जाने पर योगाभ्यासी को इंद्रियों पर निग्रह करते हुए हितकर एवं मात्रा युक्त भोजन लेते हुए प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए।
इसी तरह का निर्देश घेरण्ड संहिता में भी खट कर्मणा शोधनस्य आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, अर्थात खट कर्मों के द्वारा शोधन और आसन द्वारा दृढ़ता, मुद्रा द्वारा स्थिरता तथा प्रत्याहार द्वारा धैर्य करने के उपरांत ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कि अगर फाउंडेशन ठीक बनेगा तो उस पर भवन अच्छी तरीके से खड़ा हो जाएगा। ये आसन व्यायाम ये क्या है, ये आपके फाउंडेशन है। और फिर भवन, ये प्राणायाम से इन पर भवन खड़ा किया जाता है। और जब आपका ये भवन आप खड़ा करेंगे तो इसके ऊपर आपका जो एनर्जी लेवल है वो सदैव बढ़ता चला जाएगा। जब आपने नींव डाली ही नहीं आसन और व्यायाम से, तो प्राणायाम का भवन आपके इस पे कैसे खड़ा होगा। तो इसलिए आप जैसे ही रुकते हो तो ऊर्जा के विकास का प्रोसेस रुक जाता है। पर्पज, अवेयरनेस, टाइमिंग ये आपके लाइफ के सीक्रेट है। मूवमेंट, स्ट्रेचिंग में निगेटिव एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे मूवमेंट बढ़ता है और नेगेटिव एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपके शरीर का विकास होता है। इससे एंडोर्फिन नामक फील गुड हार्मोन केमिकल आपके शरीर से स्रावित होता है, जो आपके ब्रेन सेल्स को टेलोमेरिक की लंबाई बढ़ा देता है, जिससे टेलोमर्स की लंबाई बढ़ती है और टेलोमर्स की लंबाई बढ़ने से आपकी उम्र बढ़ती है। टेलोमर्स जो आपके मस्तिष्क में ये एक द्रव्य रूप में है, ये आपके जीवन और मृत्यु के लिए उत्तरदायी होता है। तो मित्रों, प्राणायाम करें तो प्राणायाम को पहले समझ लें। प्राणायाम करने न करने से कुछ नहीं होता है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझा नहीं। तो ये जो आज का वक्तव्य आपके सामने रखा, ये आपको समझाने के लिए रखा कि आप इसको समझें, समझ करके इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे भेजें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रमा अभिवादन।